हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार आजाद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले टॉपिक बिजनेस के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत एक सब टॉपिक है बिजनेस, यानी कि व्यवसाय से संबंधित एक टॉपिक है। इंडिया पोस्ट से किस तरीके से बिजनेस करती है, कौन कौन सी सुविधाएं एज ए बिजनेस के रूप में प्रोवाइड करती है कस्टमर को, इसके बारे में जानेंगे। और ये जो वीडियो है वो एक मास्टर वीडियो है, यानी कि इस वीडियो के बाद में अन्य थ्योरी क्लास की जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है और ये एक थ्योरी क्लास रहेगी। तो आप जानते हैं सबसे पहले कि बिजनेस में कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले जानते हैं BNPL के बारे में, और प्रश्न यही से पूछा गया था कि BNPL की फुल फॉर्म क्या है। तो BNPL की फुल फॉर्म है बुक नाउ पे लेटर, यानी कि अभी आप बुक कर सकते हो और इसका जो भुगतान है वो बाद में करेंगे। यानी कि हिंदी में कहें तो इसका मतलब होगा बुक करें बाद में भुगतान करें, यानी कि BNPL की फुल फॉर्म हो जाती है बुक नाउ पे लेटर। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था BNPL की फुल फॉर्म के बारे में। और जो थोक कस्टमर होते हैं उन्हें BNPL की जो क्रेडिट फैसिलिटी है, क्रेडिट से मतलब कि अभी आप जो आर्टिकल्स हैं अपने उन आर्टिकल्स को बुक कराओ, उनका जो भी पेमेंट होगा वो पेमेंट आप बाद में करोगे और एक साथ में इकट्ठा करोगे। उसकी भी एक डेट्स होती हैं, उस तरीके से आप करोगे। तो जो थोक कस्टमर होते हैं वो इस क्रेडिट सुविधा के ले सकते हैं। कौन कौन इस सुविधा के पात्र होंगे कि ऐसे कस्टमर जो कि थोक कस्टमर होना चाहिए। सबसे पहले तो थोक ग्राहक होना चाहिए। थोक ग्राहक किन्हें कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कि स्पीड पोस्ट की बुकिंग ऑफिस पर, स्पीड पोस्ट की जो बुकिंग ऑफिस होती है जहां से स्पीड पोस्ट बुक की जाती है, जिसे कहते हैं स्पीड पोस्ट की बुकिंग ऑफिस, वहां पर एक कैलेंडर मंथ में 10,000 रुपए का बिजनेस अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो उस कस्टमर को कहते हैं थोक ग्राहक। और ऐसे ही थोक ग्राहकों को क्रेडिट सुविधा यानी कि BNPL की सुविधा दी जाती है और वो डिपार्टमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट के बाद में उनको ये सुविधा दी जाती है कि वो अपने आर्टिकल्स को बुक करवा लें और उसका जो पेमेंट है वो बाद में कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि जो भी कस्टमर इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं और वो थोक ग्राहक है तो उस कंडीशन में उनको एक निश्चित यानी कि एक डेफिनेट एक निर्धारित प्रारूप होता है, यानी कि एक परफॉर्मा होता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के एक इस कार्य के लिए एक अधिकारी या प्राधिकारी पहले यानी कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इसके लिए बिठाई जाती है, यानी कि एक व्यक्ति को इसी कार्य के लिए चुना जाता है कि जो BNPL के कस्टमर्स हैं तो ग्राहक हैं उनको वो लाइसेंस देंगे या फिर उनके साथ में एक एग्रीमेंट करेंगे और उस एग्रीमेंट करने वाले को व्यक्ति को कहते हैं निर्दिष्ट प्राधिकारी। तो एक निर्धारित प्रारूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी को थोक कस्टमर है वो एप्लीकेशन देंगे, आवेदन करेंगे और उनके साथ में एक एग्रीमेंट करना होगा। और एग्रीमेंट करने के बाद में अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ग्राहक को बैंक गारंटी देनी होगी, बैंक की गारंटी देनी होगी, यानी कि सिक्योरिटी के रूप में उनको बैंक की गारंटी देनी होती है। और ये जो एग्रीमेंट है वो उसकी वैलिडिटी कितनी है, यानी कि एक बार जब एग्रीमेंट कोई BNPL के लिए करता है तो ग्राहक तो कब तक वैलिड रहता है, तो उसके लिए 1 साल की वैलिडिटी होती है। यानी कि जो भी अनुबंध होगा, जो भी उनके एग्रीमेंट होंगे, जो भी करार होते हैं वो 1 साल के लिए ही वैलिड रहते हैं और उसके बाद में इनको रिन्यू करवाना होता है, यानी कि इनको फिर से दोबारा अनुबंध करने होंगे और या फिर उसी जो अनुबंध है उन जो कंडीशंस पहले अप्लाई की गई थी उन्हीं को वो रिन्यू करवा सकते हैं, नवीनीकृत करवा सकते हैं। तो जो BNPL की बुक पोस्टिंग कार्यालय होती है, बिल पोस्टिंग कार्यालय होती है, BNPL की बिल पोस्टिंग कार्यालय यानी कि जहां पर वो लोग अपने बिल्स को पोस्ट करते हैं, जिसे कहते हैं बिल पोस्टिंग कार्यालय। तो BNPL बिल पोस्टिंग कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर बिल तैयार किया जाता है। मासिक आधार पर यानी मंथली बेसिस पर कैलेंडर मंथ में, यानी कि 1 से 30 ये मान लेते हैं कैलेंडर माह में ये तैयार किया जाता है। और बिल कब दिया जाता है? अगले महीने के 15वें दिन तक जारी किया जाता है, यानी कि 1 महीना जो चल रहा है करंट और उसके बाद में जो 15वें दिन है यानी कि 15th डे है उस दिन बिल जारी किया जाता है। और उस डेट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बिल तिथि।
तो याद रखने वाली बात यह है कि बिल कब दिया जाता है, वो दिया जाता है नेक्स्ट मंथ के 15वें दिन, और उस 15वें दिन को क्या कहते हैं, बिल तिथि कहते हैं। तब ये बिल जारी किया जाता है और थोक ग्राहक को बिल जारी होने के बाद में, यानी कि बिल कब जारी हुआ, 15वें दिन, नेक्स्ट अगले महीने के 15वें दिन, तो उस जब बिल जारी हो जाता है तो देय तिथि क्या होती है, यानी कि उसका जो बिल होता है वो कस्टमर कब पे करता है, उसके लिए एक देय तिथि होती है, यानी कि जो पेमेंट की जो तिथि होती है, पेमेंट की जो डेट्स होती है वो कब कितनी होती है, तो बिल जारी होने के 30 दिनों के अंदर बिल राशि का भुगतान करना होगा। बेसिकली ये है कि एक करंट मंथ ये चल रहा है प्लस ये 15 डेज यानी कि 15वें दिन बिल लगाया और इसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर इस पेमेंट को करना है। तो बेसिकली कितना हो गया, लगभग 2-2.5 महीने का टाइम हो जाता है जब उसका पेमेंट करना होता है। तो इसी सुविधा को क्या कहते हैं, BNPL, यानी कि उनका जो बुक आर्टिकल है वो बुक तो पहले हो गया था, यानी कि बुक नाउ हो गया, बुक तो अभी हो गया, लेकिन पेमेंट कब किया है, पे लेटर, यानी कि उसका भुगतान है वो बाद में किया जा रहा है। यदि कोई ग्राहक देय तिथि तक भुगतान करने में विफल रहता है, यानी कि नेक्स्ट मंथ होता है उसके 15वें दिन बिल जारी किया जाता है और ये 30 डेज उनको दिए जाते हैं। तो इसके बाद में भी, यानी कि लगभग 2-2.5 महीने के बाद भी अगर कोई कस्टमर इन बिल को पे नहीं करता है तो उन पर 10% का जुर्माना लगाया जाता है, यानी कि तो उन पर बिल तिथि से, बिल तिथि यानी बिल तिथि कौन सी होगी, जिस दिन आप नेक्स्ट मंथ का 15वें दिन जब बिल जारी किया जाता है उस दिन से बिल तिथि से बिल राशि पर, यानी कि जितनी भी बिल बनेगा, जितना भी कस्टमर का जो बिल आता है उस पर 10% का जुर्माना लगाया जाता है। यदि थोक ग्राहक क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाना नहीं चाहता है तो स्पीड पोस्ट सामग्रियों को भेजते समय ही पूर्ण भुगतान करता है तो एक कैलेंडर माह में उसके द्वारा 50,000 या उससे अधिक का स्पीड पोस्ट व्यवसाय दिए जाने पर वह छूट के लिए पात्र होगा। बेसिकली ये है कि अगर कोई व्यक्ति BNPL के तहत अगर एग्रीमेंट्स नहीं करता है और वो एक थोक ग्राहक है लेकिन वो BNPL नहीं है, BNPL की सुविधा नहीं लेना चाहता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि एक कैलेंडर मंथ में उनको पेमेंट कितना करना होगा, 50,000 रुपए का उनको स्पीड पोस्ट के रूप में रेवेन्यू में देना होगा, यानी कि 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का अगर स्पीड पोस्ट का रेवेन्यू अगर वो पोस्ट ऑफिस को देते हैं तो उनके लिए भी छूट दी जाती है, वो भी छूट के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट COD के बारे में जानते हैं। COD की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, तो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था कि COD की फुल फॉर्म क्या है, तो COD की फुल फॉर्म होती है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी यानी कि अगर कोई आर्टिकल आपने ऑर्डर किया हुआ है और आपके पास वो जब पहुंच जाएगा तब आप उसको कैश करोगे, यानी कि डिलीवरी के समय पर जब आप कैश देते हो, कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब आप डिलीवरी कर दोगे सामान की, जब डाक वस्तु को आप पहुंचा दोगे उस समय कैश का पेमेंट किया जाता है, उसे कहते हैं COD। तो थोक ग्राहकों की महंगे माल हेतु धनराशि एकत्रित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए माल की सुपुर्दगी पर नगद भुगतान, यानी कि जब माल सुपुर्दगी से मतलब जब माल का डिलीवर हो जाएगा तब उस समय नगद भुगतान यानी कि कैश में पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और ये कितने रुपए तक मतलब कोई आर्टिकल को भेज सकते हैं COD के रूप में, तो मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का जो अमाउंट है उसे एक आर्टिकल को, यानी कि एक आर्टिकल जो कि 50,000 रुपए की वैल्यू का है उसको ही एज ए COD भेज सकते हैं। उससे ज्यादा अगर ये क्रॉस करता है तो उस आर्टिकल को COD के रूप में नहीं भेजा जाता है, जिसमें माल की सुपुर्दगी के समय 50,000 रुपए तक की राशि का भुगतान किया जा सकता है। माल की सुपुर्दगी पर नगद भुगतान सुविधा एक्सप्रेस पार्सल, व्यावसायिक पार्सल और स्पीड पोस्ट ग्राहकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध होगी, यानी कि जो कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा है वो एक्सप्रेस के पार्सल चलते थे, बिजनेस पार्सल होते हैं और स्पीड पोस्ट के जो कस्टमर हैं उनको कुछ कंडीशंस पर ये होती है, यानी कि उनकी कुछ नियम्स होते हैं, कुछ जो माल भेजता है, सामान भेजता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो फुलफिल हो जाती हैं, वो पूरी हो जाती हैं तो उस कंडीशन में कैश ऑन डिलीवरी के लिए आर्टिकल आप मंगवा सकते हो, ले सकता है या कोई ग्राहक है वो ले सकता है। तो उस केस में एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल के साथ साथ स्पीड पोस्ट को भी एज ए COD कस्टमर ले सकता है। उसके लिए कंडीशंस क्या है कि ग्राहक एक संविदात्मक ग्राहक है और उसका विभाग के साथ डिलीवरी पर नगद भुगतान सामग्रियों की सुपुर्दगी के लिए अनुबंध किया गया है, यानी कि ऑन डिलीवरी नगद भुगतान की जो सामग्री है, यानी कि
एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को अगर कोई ग्राहक करता है तो ग्राहक एक संवेदनात्मक ग्राहक कहलाता है। उस कंडीशन में सीओडी की फैसिलिटी है उनको दी जा सकती है। ऐसे किसी डाक सामग्री के मामले में ग्राहक के पते से ही वसूली के लिए निर्दिष्ट राशि 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी और इसमें रुपए का अंश शामिल नहीं होगा। बेसिकली ये है कि अगर कोई कस्टमर सीओडी को लेना चाहता है तो उस कंडीशन में 50,000 रुपये तक की ही राशि की जो राशि का जो अमाउंट है या जो आर्टिकल है उसको भेजा जा सकता है। यानी कि 50,000 रुपये तक की किसी आर्टिकल को सीओडी करके मंगवा सकते हैं और उसमें कोई पैसा का अंश शामिल नहीं होना चाहिए, रुपए का कोई अंश शामिल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कहे कि मैं 50,000 रुपये प्लस 50 पैसे का कोई सामान मंगवाना चाहता हूं तो उस कंडीशन में भी 50,000 प्लस 50 पैसे का अगर कोई सामान मंगवाना चाहता है सीओडी के रूप में तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे, वो भी इस फैसिलिटी को नहीं ले सकते हैं। ओनली और ओनली 50,000 रुपये तक ही या उससे कम की हो सकती है लेकिन ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। स्नोबॉल सिस्टम के रूप में जाने वाली सामग्री की बिक्री के लिए डिजाइन किए गए परिचय या प्रमाण पत्र, कूपन या टिकट इस तरह की सामग्री में शामिल नहीं है। बेसिकली ये है कि कुछ टिकट्स हैं, लॉटरी की टिकट्स वगैरह होती हैं, कुछ अवैध कार्य होते हैं, उनके लिए भी सीओडी के रूप में अगर कोई आर्टिकल मंगवाना चाहता है। बेसिकली ये है कि अगर कोई व्यक्ति सीओडी मंगवाना चाहता है और उस सीओडी आर्टिकल में क्या हो कि लॉटरी की टिकट हो या कोई अवैध ऐसी कोई सामग्री हो तो उस कंडीशन में भी सीओडी के लिए वो ग्राहक है वो एलिजिबल नहीं होगा। डाक के अलावा बीमा शुल्क जहां भी लागू हो, डाक सामग्री के प्रेषक को नकद के रूप में प्रेषित किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी डाक सामग्री की डिलीवरी पर निम्नलिखित अतिरिक्त शुल्क का डिलीवरी पर नकद भुगतान करना होगा। बेसिकली ये है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, यानी कि जैसे किसी ने 1,000 रुपये की सीओडी आर्टिकल है उस पर कुछ पैसे और एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, उसे एडिशनल फी कह सकते हैं या सर्विस टैक्स कह सकते हैं, कमीशन कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में किस तरीके से उनसे एडिशनल फीस ली जाती है उसके बारे में प्रावधान ये है कि अगर किसी का सीओडी आर्टिकल 5,000 रुपये तक का है, 5,000 रुपये तक का है, यानी कि 5,000 रुपये से नीचे का है, 5,000 रुपये या उससे कम का है, तो उस केस में 2% यानी कि अगर किसी का आर्टिकल 4,000 रुपये का है तो उसका 2% दिया जाएगा या फिर 50 रुपये जो भी ज्यादा होगा। यानी कि अगर कोई सपोज करते हैं अगर किसी ने 500 रुपये का कोई सीओडी आर्टिकल मंगवाया और उनसे 2% के रूप में एडिशनल फीस लेनी है तो ये इसका कितना रुपये निकल के आया 10 रुपये। तो उस कंडीशन में 10 रुपये न लेने की बजाय कितना लिया जाएगा 500 रुपये पर 50 रुपये लिए जाएंगे। अगर किसी का सीओडी आर्टिकल 4,000 रुपये का है, 4,000 रुपये का अगर 2% निकालेंगे तो 80 रुपये आता है। तो उस कंडीशन में 50 रुपये न लेने की बजाय उनसे 4,000 पर 80 रुपये लिए जाएंगे, यानी कि या तो 50 रुपये लेंगे या 2% लेंगे, यानी कि जो भी ज्यादा होगा वो लिया जाएगा। 50 से कम किसी भी कंडीशन में नहीं लेना है। अगर कोई सीओडी आर्टिकल 5,000 रुपये से कम का है तो उस कंडीशन में, अगर कोई सीओडी आर्टिकल 5,000 रुपये से ज्यादा का है, जैसे मान लेते हैं 10,000 रुपये का कोई सीओडी आर्टिकल है, तो उस कंडीशन में उन पर कितना चार्ज लगेगा, तो उन पर लगेगा 100 रुपये प्लस 5,000 रुपये से कितना ज्यादा है उसका 1%। जैसे कि किसी का सीओडी आर्टिकल 10,000 रुपये का है तो 100 प्लस 5,000 एक्स्ट्रा हुए, 10,000 का कोई सीओडी आर्टिकल है तो 5,000 उसमें से माइनस कर दिए तो कितना बचा 5,000। 5,000 का कितना निकालेंगे 1%, 5,000 का 1% कितना निकलेगा 50 रुपये, 50 प्लस 100 कितना हुआ 150 रुपये। तो उस कंडीशन में से 150 रुपये लिए जाएंगे। और सीओडी आर्टिकल पर कमीशन किस तरीके से लिया जाता है या कितना लेते हैं तो इससे संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वो जाके आप देखेंगे तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं सीओडी से संबंधित, वो भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, तो वहां जाके आप लोग देख सकते हो। अगर कोई सीओडी आर्टिकल मंगवाता है तो उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो बेसिकली ये है कि जो भी सेंडर है, सेंडर को प्रेषक को सुपुर्दगी के समय माल की मात्रा के एकत्रीकरण और प्रेषण के तेज, सुरक्षित और किफायती समाधान तथा प्रेषक को इसका प्रेषण। बेसिकली ये है कि सेंडर ने कोई सामान भेजा तो जो भी लेने वाला व्यक्ति है, जिसे एड्रेस ही कहते हैं, प्राप्तकर्ता कहते हैं, तो उसको ये सुविधा है कि वो अपना पेमेंट पहले भुगतान करने की बजाय उसी समय भुगतान करेंगे जब उनका आर्टिकल जब डिलीवर हो जाएगा या उनके द्वार तक आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो आर्टिकल प्रीपेड होते हैं और जहां से उनको मंगवाया जाता है वहां से आ जाते हैं, लेकिन वो एड्रेस ही तक नहीं पहुंच पाते किसी भी कारणवश, या तो उनका एड्रेस गलत हो या किसी भी कंडीशन। तो उस कंडीशन में जब वो लौट के जाता है तो उस
समय उनका रिफंड वगैरह किया जाता है। तो इस समय जो समय इस प्रोसेस में लगा, उस समय तक जो ग्राहक था जिसने एड्रेस ही है उसका पैसा वहां पर फंसा रहता है। तो ये सुविधा है कि सीओडी पर कि किसी भी व्यक्ति का पैसा उसमें नहीं फंसा रहता है, यानी कि डिलीवरी करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, सामान नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा, सिंपल सा ये है। तो माल की सुपुर्दगी पर नगद भुगतान सामग्री का बीमा अनिवार्य नहीं होगा, चाहे वह ग्राहक से बकाया वसूली की राशि ही क्यों ना हो। बेसिकली ये कि इसमें इंश्योरेंस का कोई टेंशन वेंशन नहीं है। डाक द्वारा इस प्रकार की सामग्री की सुपुर्दगी पर ग्राहक से बकाया राशि प्रेषक को ई पेमेंट के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। बेसिकली ये है कि जो भी पैसा होता है वो सीओडी का होता है। तो आजकल तो ई पेमेंट चल रहा है, उससे पहले आप एमओ के रूप में भी भेजते थे पैसे को, मनी ऑर्डर के रूप में भी भेजा जाता था। आजकल ई पेमेंट का है, जैसे ही डिलीवर हुआ कस्टमर से पैसा लेकर के जो भी डिलीवरी एजेंट है उन्होंने पोस्ट ऑफिस को दे दिया, और पोस्ट ऑफिस ने जहां से भी जो सामान आया था उसको ई पेमेंट कर दिया। यानी कि पोस्ट ऑफिस ने क्या काम किया, पोस्ट ऑफिस ने ई पेमेंट से उसका जो पैसा है कंपनी का या जिस भी व्यक्ति का है उनको पहुंचा दिया, और कस्टमर से डाक डिलीवरी के समय पर उन्होंने ले लिया। तो बेसिकली पोस्ट ऑफिस मीडिएटर का काम करता है, और उसी वजह से वो एक्स्ट्रा एडिशनल फीस है वो पोस्ट ऑफिस अपने जो सुविधा देती है, यानी कि ग्राहक को सामान पहुंचाने की और कस्टमर जो भेजने वाला है कंपनी है उसको पैसे पहुंचाने की, ई पेमेंट करने की, ये जो प्रोसेस है इस बीच में जब भी आता है पोस्ट ऑफिस तो इसके लिए कुछ एडिशनल फीस लेता है, जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा की थी। नेक्स्ट कुछ बेनिफिट्स के बाद में हम लोग देखते हैं स्पीड पोस्ट पर डिस्काउंट स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति स्पीड पोस्ट का बिजनेस जो कि मंथली बिजनेस है, मंथली बिजनेस 50,000 रुपए से ज्यादा करे और 5 लाख रुपए तक करता है तो उस कंडीशन में उनको 10% की छूट दी जाती है। तो ये जो डिस्काउंट है वो मंथली बेसिस पर है, यानी कि मंथ में इतना रेवेन्यू कमा के उनको पोस्ट ऑफिस पे देना है। अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा है, वही 25 लाख रुपए तक है, तो उस केस में 15% का डिस्काउंट है। बेसिकली यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया था कि मैक्सिमम स्पीड पोस्ट डिस्काउंट स्ट्रक्चर कितना है, तो इसका आंसर था 30%। यानी कि कोई कस्टमर अगर 5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करता है, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करता है, तो उस कंडीशन में उनको 30% का डिस्काउंट दिया जाता है, 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसलिए 30% ही मैक्सिमम डिस्काउंट स्ट्रक्चर है, और ये प्रश्न लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था। और आप इस टेबल को भी याद रखने की कोशिश करेंगे कि मंथली बेसिस पर रेवेन्यू कितने देंगे तो कितना % का डिस्काउंट पोस्ट ऑफिस उनको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ये कुछ बेनिफिट्स थे, यानी कि जैसे वॉल्यूम डिस्काउंट है, ऋण सुविधा है, मासिक बिलिंग है, ये थोड़े से इनको देख लेंगे आप लोग, यहाँ से प्रश्न वैसे पूछ ही नहीं गए। और नेक्स्ट मैं बिल मेल सर्विस के बारे में बताता हूँ। बिल मेल सर्विस क्या है। बिल मेल से संबंधित 2 तरीके से पूछे गए थे, यानी कि जो बीएमएस है जिसे बिल मेल सर्विस कहते हैं उससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न तो डेफिनेशन से ही था। डेफिनेशन में क्या था कि वित्तीय विवरणों, बिलों, मासिक खाता बिलों या इसी प्रकार के किसी अन्य माध्यम से संचार सेवा प्रदाता द्वारा इस सेवा के तहत 90 दिनों में कम से कम एक बार ग्राहकों को डाक भेजी जा सकती है। बेसिकली डेफिनेशन से ही सवाल पूछा गया था, और इसमें कुछ ज्यादा सोचने और समझने वाली बात भी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया था, डेफिनेशन दे दी थी, ये पूछा गया था कि फिल इन द ब्लैंक्स था कि इसे क्या कहते हैं। तो बेसिकली वहां पर आंसर था बीएमएस, यानी कि उसे बिल मेल सर्विस कहते हैं। बेसिकली आपको डेफिनेशन है वो याद रखनी है और कुछ नहीं है। तो बीएमएस में पत्र मेल के माध्यम से संचार या व्यक्तिगत संचार, कम्युनिकेशन या पर्सनल कम्युनिकेशन या अन्य वाणिज्यिक प्रचार, यानी कि जो भी बिजनेस का जो भी प्रचार है सामग्री शामिल नहीं होती है। इसमें बीएमएस में क्या शामिल नहीं होता है, बीएमएस में पत्र मेल के माध्यम से संचार, व्यक्तिगत संचार या अन्य वाणिज्यिक प्रचार सामग्री शामिल नहीं है। अंतर्वेशन की अनुमति यानी कि डायरेक्ट पोस्ट के तहत अनुमति प्रति प्रविष्टि पर 25 रुपए है। बेसिकली ये है कि अंतर्वेशन की जो अनुमति है उस पर कितना चार्जेस है, तो उस पर है डायरेक्ट पोस्ट पर प्रति प्रविष्टि पर, यानी कि प्रत्येक प्रविष्टि पर 25 पैसे की, 25 पैसे की। और एक समय में प्रेषित की जाने वाली सामग्रियों की न्यूनतम संख्या 5000 है। बेसिकली प्रश्न ये पूछा गया था कि बीएमएस बिल मेल सेवा के तहत एक समय में प्रेषित की जाने वाली सामग्रियों की न्यूनतम संख्या क्या है, तो उसका आंसर था 5000।
तो ऑप्शन भी इसी तरीके से थे, 1000, 2000, 5000, 10,000, तो वहां पर आंसर आपको क्या करना था, 5000 रुपये। तो एक समय में प्रेषित की जाने वाली सामग्रियों की न्यूनतम संख्या 5000, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि 50 ग्राम से कम वजन के लिए डाक की दर 3 रुपए है और उसके बाद एडिशनल 50 ग्राम बढ़ता जाता है, तो उस केस में उनसे 2 रुपए पर 50 ग्राम पर उनसे लिए जाएंगे। बेसिकली ये है कि 50 ग्राम तक 3 रुपए हो गए। अगर मान लेते हैं 70 ग्राम है या 100 ग्राम है, 100 ग्राम मान लेते हैं, 100 ग्राम है तो 50 पर फिर कितना लगा, 50 पर 3 रुपए और नेक्स्ट 50 ग्राम पर कितने रुपए, 2 रुपए। अगर किसी का 120 ग्राम का हो गया वजन, तो फिर कितना पैसा लगेगा, 3 + 2 + 2, यानी कि या तो आप पहले 50 ग्राम पर रुपए कितने, डाक की दर कितनी है, 3 रुपए, और एडिशनल 50 ग्राम या उससे अधिक के लिए कितनी है, उस पर है 2 रुपए। मेल दिए गए स्थान से ही प्राप्त किए जा सकेंगे। बिल मेल पूरी तरह से पिन कोड के अनुसार और बंडल डिलीवरी डाकघर के अनुसार होगी। इसके लिए कोई क्रेडिट सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि बीएनएस के लिए किसी भी प्रकार की जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है। और बीएनएस को पूरी तरीके से पिन कोड के अकॉर्डिंग ही उनकी या उनके जो बंडल डिलीवरी ऑफिस हैं, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस हैं, डिलीवरी डाकघर है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो भी डिलीवरी होती है वो की जाती है। नेक्स्ट जान लेते हैं डायरेक्ट पोस्ट के बारे में। और डायरेक्ट पोस्ट में भी प्रश्न 2 तरीके से पूछे गए थे और दोनों प्रश्न को जान लेते हैं कि दोनों प्रश्न किस तरीके से थे। तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता कि डेफिनेशन पूछी गई थी डायरेक्ट पोस्ट के बारे में। तो भारत में बढ़ती वाणिज्यिक गतिविधि के साथ, यानी कि बढ़ता हुआ बिजनेस के साथ साथ व्यावसायिक संगठनों द्वारा उनके उत्पादों और सेवाओं के प्रत्यक्ष विज्ञापन की आवश्यकता बढ़ रही है। बेसिकली क्या बढ़ रहा है, एडवर्टीजमेंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है। तो उस केस में डायरेक्ट मेल जिसे इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। बेसिकली डायरेक्ट मेल किससे संबंधित हो गया, डायरेक्ट मेल हो गया एडवर्टीजमेंट से संबंधित हो गया, यानी कि वो किससे संबंधित हो गया, विज्ञापन से संबंधित हो गया। उसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ध्यानपूर्वक चयनित उपभोक्ता या व्यावसायिक बाजार से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया ऐसा मुद्रित लेख जिसमें आमतौर पर कोई बिक्री संदेश या घोषणा होता है, यह प्रत्यक्ष विज्ञापन के लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम है। बेसिकली ये है कि डायरेक्ट पोस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट पोस्ट में जो भी मैसेजेस वगैरह होते हैं या जो भी डिजाइन वगैरह किए जाते हैं वो सारे एडवर्टीजमेंट को लेकर ही या उनको ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। बेसिकली डायरेक्ट पोस्ट का संबंधित किससे हो गया, संबंध है उसका विज्ञापन से संबंधित या प्रत्यक्ष विज्ञापन के लिए, यानी कि जो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट होते हैं उनके लिए एक शक्तिशाली माध्यम है। विकसित देशों में डायरेक्ट मेल अब डाक प्रशासन द्वारा संभाले गए मेल ट्रैफिक का एक प्रमुख हिस्सा है। डायरेक्ट मेल को एड्रेस के साथ साथ अनएड्रेस्ड भी किया जा सकता है, यानी कि डायरेक्ट मेल को एड्रेस्ड के साथ साथ अनएड्रेस्ड भी किया जा सकता है। तो डायरेक्ट मेल का एक अनएड्रेस्ड घटक है। डायरेक्ट पोस्ट क्या है, तो डायरेक्ट जो मेल होती है उसका एक हिस्सा हो गया क्या, डायरेक्ट मेल, और कौन सा हिस्सा है, अनएड्रेस्ड हिस्सा है। इसमें क्या क्या शामिल है, अनएड्रेस्ड में क्या क्या शामिल है, जैसे कोई लेटर हो गया, कार्ड हो गया, कोई ब्रोशर हो गया, या कोई प्रश्नावली या पर्चे हैं, नमूने हैं, सीडी, डीवीडी, कैसेट, जैसे कोई प्रचार से संबंधित कोई भी ऐसी वस्तु जो कि एडवर्टीजमेंट से संबंधित है, वो सभी अनएड्रेस्ड डाक सामग्री में आती हैं। और अनएड्रेस्ड डाक संबंधी अनएड्रेस्ड जो डाक होती है और वो डायरेक्ट पोस्ट के अंतर्गत आती है, और ये बेसिकली किसका पार्ट है, ये डायरेक्ट मेल का पार्ट है। साथ ही कूपन, पोस्टर, मेलर्स या किसी अन्य प्रकार का मुद्रित संचार जो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 या भारतीय डाकघर नियम 1933 द्वारा निषिद्ध नहीं है। बेसिकली डायरेक्ट पोस्ट में क्या क्या है, डायरेक्ट पोस्ट में कूपन, पोस्टर, मेलर्स या ऐसा कोई भी प्रिंटेड कम्युनिकेशन जो कि भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 या भारतीय डाकघर नियम 1933 द्वारा प्रोहिबिटेड है, निषिद्ध नहीं है, उनको भी हम लोग भेज सकते हैं। बेसिकली ये जो डायरेक्ट पोस्ट की सुविधा है वो 2 जून 2005 से शुरुआत की गई थी, यानी कि इसकी जो सर्विस है वो 2 जून 2005 से पोस्ट ऑफिस दे रहा है।
प्रत्यक्ष पोस्ट का लाभ उठाने के लिए क्या क्या शर्त है? तो केवल अनएड्रेस्ड डाक सामग्री जैसे पत्र, कार्ड, ब्रोशर, प्रश्नावलियां, पैम्पलेट्स, नमूने, सीडी, फ्लॉपी और कैसेट्स आदि की प्रचार सामग्री, कूपन, पोस्टर, मेलर या किसी अन्य मुद्रित रूप जो भारतीय डाकघर कार्यालय अधिनियम 1898 या भारतीय डाकघर 1933 द्वारा निषिद्ध नहीं है। बेसिकली डायरेक्ट पोस्ट में हम लोग जान ही चुके हैं, अनएड्रेस्ड डाक में जो भी आते हैं उन डाकों को डायरेक्ट पोस्ट से हम लोग भेज सकते हैं। और डायरेक्ट पोस्ट के अंतर्गत न्यूनतम कितने सामग्री एक बार में एक्सेप्ट करनी चाहिए, यानी कि मिनिमम कितने ऑर्डर्स होने चाहिए? तो उसके लिए है 1000 सामग्रियों के ऑर्डर्स कम से कम होने चाहिए। लेख स्वीकार किए जाते हैं कि यानी कि A3 का जो पेपर का साइज होता है उसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक जो लेख है, आर्टिकल्स है, वो नहीं होने चाहिए। बेसिकली पेज के बारे में पूछा गया है, तो पेज का साइज क्या होता है? तो पेज का साइज होता है A3। डायरेक्ट पोस्ट के रूप में पोस्ट की गई वस्तुओं के प्रेषण में कोई पता या नाम नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो प्रेषण में यानी कि सेंडर है उसमें उनका नाम पता नहीं दिया जाता है। ये निर्दिष्ट कार्यालयों में थोक में स्वीकार किए जाएंगे और लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट पोस्ट को लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं कर सकते हैं और ये एज ए थोक ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। अन्य शहरों में वितरण के लिए आने वाली सामग्रियों के मामले में डायरेक्ट पोस्ट सामग्रियां पिन कोड के अनुसार बंडलों में स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि अदर सिटीज में जाती हैं तो उनके लिए डिलीवर्ड के लिए क्या है कि पिन कोड्स के अकॉर्डिंग ही उनकी डिलीवरी वगैरह होती है। चार्जेस क्या है? तो एक डायरेक्ट पोस्ट के आर्टिकल पर अगर वो लोकल में है और उसका वजन 20 ग्राम तक है, पहले 20 ग्राम के लिए लोकल में है तो 1.50 रुपए लगेंगे और वही इंटरसिटी में है तो पहले 20 ग्राम के लिए कितने रुपए लगेंगे? 2 रुपए लगेंगे। और जब एक्स्ट्रा 20 ग्राम वजन बढ़ेगा या उसका कोई पार्ट होगा तो उसके लिए फर्दर 1 रुपया लगेगा दोनों केसों में, यानी कि लोकल और इंटरसिटीज दोनों के मामले में। नेक्स्ट रिटेल पोस्ट में, तो खुदरा डाक के माध्यम से आपके व्यवसाय को बढ़ाने में इंडिया पोस्ट सहायता करता है, यानी कि ये भी किससे संबंधित है? व्यवसाय से संबंधित है। और खुदरा डाक के माध्यम से यानी कि रिटेल पोस्ट के माध्यम से पोस्ट ऑफिस क्या करता है? आपके पोस्ट जो भी बिजनेस है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो अभी लगभग 1,50,000 से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस हैं, तो उनमें जो रिटेल पोस्ट है उसकी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो खुदरा डाक के माध्यम से विभाग चुनिंदा डाकघरों के जरिए अपने आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध तीसरे पक्ष के उत्पाद और सेवाएं आम जनता को देने की सुविधा प्रदान करता है। बेसिकली रिटेल पोस्ट की सुविधा वो पोस्ट ऑफिस देता है। और बेसिकली प्रश्न कहां से पूछा गया था? प्रश्न इस पॉइंट से पूछा गया था, रिटेल पोस्ट के अंतर्गत बिजली बिलों का संग्रह, करों का संग्रह, अन्य बिलों का संग्रह, सरकार के लिए शुल्क आदि सहित कई सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा रिटेल पोस्ट के तहत डाकघर आवेदन पत्र भी भेजता है। बेसिकली पूछा गया था कि बिजली बिलों का संग्रह, करों का संग्रह या अन्य करों का संग्रह और सरकार के लिए शुल्क आदि सहित कई सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वो किस माध्यम से की जाती हैं? तो उसका आंसर होगा रिटेल पोस्ट। तो यहां से डेफिनेशन से ही प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट ये है कि पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का उपयोग तीसरे पक्ष के उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए किया जाता है, जैसे कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और भर्ती एजेंसियों के आवेदन फॉर्म की बिक्री, जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं वैकेंसीज के उनको बिक्री करते हैं। रेलवे आरक्षण टिकटों की बिक्री, यानी कि रेलवे की जो रिजर्वेशंस होती है टिकटों की उनको बेचता है। राखी के लिफाफे बिक्री, ये तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि राखी के जो लिफाफे है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा बिक्री की जाती है, वो भी रिटेल में ही आता है। पता सत्यापन सेवा, यानी कि जो एड्रेस वेरिफिकेशन की सर्विसेज है वो भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से की जाती है। तो ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की उपयोगी सेवा प्रदान करने के लिए डाकघर को थर्ड पार्टी के सहयोग से वन स्टॉप शॉप में तब्दील किया जा रहा है। और प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है कि PRS की फुल फॉर्म क्या है? तो PRS की फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें जनता को सुविधा अनुसार रेलवे टिकट उपलब्ध कराने के लिए सभी वर्गों के रेलवे आरक्षण टिकट चुनिंदा डाकघरों में बुक किए जाते हैं। बेसिकली कि जो भी रेलवे की टिकट वगैरह है, सीट्स वगैरह हैं, उनके रिजर्वेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट है मीडिया पोस्ट। तो मीडिया पोस्ट में क्या है? तो मीडिया पोस्ट डाक, स्टेशनरी, लेटर बॉक्स, पोस्ट ऑफिस भवनों आदि पर राष्ट्र भर में अपने ब्रांड का विज्ञापन करने का एक अनूठा विज्ञापन अवसर प्रदान करता है। बेसिकली मीडिया पोस्ट में क्या होता है? यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट से संबंधित है। पोस्टल स्टेशनरी वगैरह में किस तरीके से, जैसे कि POSB की जो भी पासबुक्स वगैरह होती हैं, जैसे कि उसका बैक पेज हो गया, लेटर बॉक्स के ऊपर कोई प्रिंट करवा दिया, पोस्ट ऑफिस के जो भी भवन वगैरह है उन पर कुछ ऐड वगैरह करवा दी किसी के, उनके उसके बदले में पोस्ट ऑफिस को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो ये भी एक तरीका है। और पोस्ट कार्ड अगर सिंगल कलर में, मल्टी कलर में, तो ये रेट्स दिए हुए, यानी कि मीडिया पोस्ट में अलग अलग पोस्टल स्टेशनरी पर सिंगल कलर या मल्टी
कलर पर अगर कोई एडवर्टीजमेंट देना चाहता है तो उनकी जो रेट्स है वो इस तरीके से हैं और एडवर्टीजमेंट का साइज है वो इस तरीके से है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का दे रखा है और मिनिमम ऑर्डर की क्वांटिटी भी कितनी होगी ये भी यहाँ पर दी हुई है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बिजनेस पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। व्यवसाय डाक एक संपूर्ण डाक समाधान है जो छोटे व्यवसाय के साथ साथ बड़ी कंपनियों के लिए भी एक मेल की तैयारी से लेकर मेल वितरण का एक आदर्श पूर्ण मेल समाधान प्रदान करता है। तो बिजनेस पोस्ट की डेफिनेशन में ये सारी चीज आती है कि ग्राहक अपनी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागत प्रभावी और पेशेवर मेलिंग सेवाओं की एक श्रेणियों में से चुनाव कर सकते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है, मुद्रण, क्रमवार लगाना, डालना, सील करना और पता लिखना, ये सारी चीजें मिलती है। भारतीय डाक ने विशेष रूप से व्यवसाय डाक की खेपों को संभालने के लिए प्रमुख शहरों में व्यावसायिक डाक केंद्र स्थापित किए हैं, यानी कि बिजनेस पोस्ट के क्या हुए सेंटर्स खुलवा रखे हैं। डाक जहां डाक की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर व्यवसाय डाक सेवाएं ग्राहक के परिसर में भी स्थापित की जा सकती हैं, ये भी सुविधा दी जाती है। तो बिजनेस पोस्ट क्या है, सस्ती दरों पर व्यवसाय डाक सस्ती दरों पर कई सेवाएं प्रदान करता है। व्यवसायिक डाक जो भी सस्ती रेट्स हैं उन पर सुविधाएं प्रदान करता है। और नेक्स्ट जान लेते हैं लॉजिस्टिक पोस्ट के बारे में। तो लॉजिस्टिक पोस्ट में क्या है, एक तो होल्ड ट्रक लोड और एक क्या होता है लेस देन यानी कि कम ट्रक लोड LTL और FTL के माध्यम से जो मल्टी पार्सल्स हैं या पार्सल्स हैं उनको भेजने की सुविधाएं पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी जाती है। तो लॉजिस्टिक डाक व्यवसायिक ग्राहकों को एक लागत प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान करता है। बेसिकली ये सस्ता भी है, इसमें ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं, तो इस तरीके से लॉजिस्टिक पोस्ट को कई लोग यूज करते हैं। और लॉजिस्टिक पोस्ट दो तरीके से जाती है, फुल ट्रक लोड में जाती है, पूर्ण ट्रक लोड में जाती हैं या कम ट्रक लोड में जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक पार्सल या मल्टी पार्सल इसमें भेज सकते हैं, तो ये भी एक सुविधाजनक है। और ये माल जो है वो सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से और सिक्योरिटी के साथ में और समय पर भेजा जाता है। तो लॉजिस्टिक डाक केंद्र कहाँ पर है, तो आपके प्रेषण और सुपुर्दगी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में विशिष्ट लॉजिस्टिक डाक केंद्रों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट मल्टी मॉडल परिवहन भी है। ये किस तरीके से कि ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उनका प्रेषण सड़क के माध्यम से किया जा सकता है, रेल या वायु मार्ग से किया जा सकता है। तो मल्टी मॉडल परिवहन की सुविधा भी इसमें दी जाती है। माल गोदाम संबंधी सेवाएं भी दी जाती हैं। ग्राहकों के लिए माल की रवानगी, सुपुर्दगी के पूर्व भंडारण के लिए माल गोदाम का ऑप्शन भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस तरीके से जो लॉजिस्टिक पोस्ट है उसमें भी कई फैसिलिटीज हैं। ई पेमेंट में ई पेमेंट की डेफिनेशन पूछी गई थी। बेसिकली ई पेमेंट में क्या है, ये पेमेंट एक स्मार्ट ऑप्शन है किसके लिए, बिजनेस के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि बिल्स वगैरह कलेक्ट करती है या अदर पेमेंट्स जो भी कलेक्ट करते हैं उनके लिए एक अच्छा तरीका है जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो व्हेन बिजनेस रिक्वायर कलेक्शन ऑफ बिल्स एंड अदर पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर अक्रॉस द कंट्री, पोस्ट ऑफिस ऑफर्स देम अ सिंपल एंड कन्वीनियंट सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ई पेमेंट, यानी कि पोस्ट ऑफिस ई पेमेंट के रूप में कलेक्शन करने के लिए बिल्स के या अदर पेमेंट को सुविधा प्रदान करती है। तो ई पेमेंट इज अ मैनी टू वन सॉल्यूशन विच अलाउज कलेक्शन ऑफ मनी, यानी कि ये ई पेमेंट के तहत क्या क्या कलेक्शन किया जा सकता है, मनी का कलेक्शन किया जा सकता है, टेलीफोन बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स है, एग्जामिनेशन की फीस है, टैक्सेस है, यूनिवर्सिटी की फीस है, स्कूल की फीस है, ये सारी जो कलेक्शंस है वो ई पेमेंट के माध्यम से किए जा सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं क्योंकि ई पेमेंट का मतलब ही इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। तो ई पेमेंट के भी अपने अपने फायदे हैं। तो इस तरीके से मतलब कई लोगों को पोस्ट ऑफिस ई पेमेंट के माध्यम से कई सुविधाएं प्रदान करती है और इस तरीके से सुरक्षित और सेफ तरीका है ई पेमेंट का पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो ये भी सुविधाएं पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करती है। ई पेमेंट के लिए चार्जेस क्या क्या हैं, तो 1000 रुपये पर कितना चार्ज लगेगा, 5 रुपये का। अगर कोई ई पेमेंट करता है 1000 रुपये से 25 रुपये का, उसके लिए चार्जेस 10 रुपये हैं। 2500 से ज़्यादा और 5000 से कम के लिए 15 रुपये हैं और 5000 रुपये से ज़्यादा के लिए चार्जेस कितने हैं, तो उसके लिए चार्जेस हैं 20 रुपये। ये चार्जेस इंडिया पोस्ट लेता है। ई पोस्ट क्या है, तो हाल ही के दिनों में इंटरनेट और ईमेल ने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी थी। एक ही समय में कई लोगों तक ईमेल की अविच्छिन्न पहुंच सुनिश्चित करना एक बड़ी समस्या बन जाती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। बेसिकली इंटरनेट और ईमेल तो एकदम सडनली मतलब इन्होंने मार्केट को कैप्चर किया था, लेकिन मार्केट को कैप्चर तो कर लिया था, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वहां तक थोड़ी पहुंच सकते हैं इंटरनेट या ईमेल। अभी तो फिलहाल पहुंचा है, लेकिन पहले ये सुविधाएं नहीं थी। तो उस समय पोस्ट ऑफिस ने क्या लॉन्च किया था,
उस समय पोस्ट ऑफिस ने लॉन्च किया था ई पोस्ट। ईमेल का लाभ सभी को उपलब्ध कराने और डिजिटल आधारित विभाजन को बांटने के अपने प्रयास में डाक विभाग ने ई पोस्ट की सुविधा है वो शुरू की थी। ई पोस्ट के माध्यम से पोस्ट ऑफिस लगभग 1,55,000 से ज़्यादा लोगों को यह सुविधा प्रोवाइड करता है। पोस्ट ऑफिस से इसकी संख्या कितनी है, 1,55,000 से भी ज़्यादा है। तो A4 के एक ई पोस्ट का जो पेज होता है, ई पोस्ट की लागत A4 आकार के प्रति पृष्ठ की 10 रुपये है। यानी कि एक पेज का अगर कोई प्रिंट निकलवाना चाहता है A4 साइज के का, तो उस पर कितना रुपए देने होंगे, तो उस पर देने होते हैं 10 रुपये। भारतीय डाक के सार्थ एक व्यापारिक समझौता करके कॉर्पोरेट जो ग्राहक होते हैं वो भी ई पोस्ट का फायदा उठा सकते हैं और कॉर्पोरेट ग्राहकों को विशेष ई पोस्ट दर और अन्य मूल्यवर्धन प्राप्त होता है। ई पोस्ट के लिए क्या क्या है, तो रिटेल के लिए अलग है और कॉर्पोरेट के लिए अलग रेट्स हैं, मैसेज के लिए अलग रेट्स हैं। बेसिकली रिटेल के लिए अगर 1 A4 साइज का उनको पेपर लेना है तो उनको 10 रुपये देने होते हैं, और वहीं कस्टमर्स यूजेस इज ऑन प्रेमिसेस तो उस पर 6 रुपये पेज देना होता है। बेसिकली ये उनके चार्जेस दिए हुए हैं ई पोस्ट से संबंधित। तो नेक्स्ट इनको भी आप लोग याद रखोगे चार्जेस को, और एक पेज का कितना चार्ज लगता है इसको भी याद रखेंगे। तो और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।